has requested for the grant of leave. Is leave granted? Granted. जी मियां साहब, आप अपना बजट तकरीर कंटिन्यू कर लें, इसके बाद जो मैं उसको जी प्लीज। जी शुक्रिया जनाब स्पीकर। सबसे पहले मैं ये गुजारिश करूंगा आपसे कि हम सब यहां पर इस ऐवान में राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम ने हमें यहां पर भिजवाया है उनकी नुमाइंदगी करने के लिए और उनके मसाइल और उनकी मुश्किलात और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली और अजमत के हवाले से यहाँ पर डिबेट, लेजिस्लेशन, बहस मुबासा और फैसलों के लिए जिससे कि उनकी तकदीर जुड़ी हुई है उसके लिए भिजवाया है। यहाँ स्पीकर, मैं बगैर किसी डिटेल में जाए सिर्फ ये आपकी खिदमत में गुजारिश करना चाहता हूँ कि पिछले 4-5 दिन से जो यहाँ पर बदकिस्मती से आप तशरीफ रखें प्लीज, तशरीफ रखें प्लीज, तशरीफ रखें प्लीज, तशरीफ रख ले प्लीज, तशरीफ रख ले, आप तशरीफ रख ले प्लीज। राना साहब चुप करो अपनी बात। जी प्लीज, आप मुराद आप प्लीज 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 तशरीफ रख ले प्लीज। तो प्लीज जो कुछ हुआ, नहीं उसको मैं कह रहा हूं, वो इंतहाई अफसोसनाक था। ये ऐवान जनाब स्पीकर बशमूल आपके और पूरे इस हाउस में हर दिन का खर्चा तकरीबन करोड़ों रुपए का खर्चा है जो कि इस मुल्क के गरीब अवाम की पूंजी से ये ऐवान के अखराजात उठाए जाते हैं। उसके लिए जनाब स्पीकर यहां पर एक एक लम्हा ये अवाम की अमानत है, एक एक पाई इस मुल्क की अमानत है। अगर हम इन वसाइल को हम अमानत जानकर अपना फर्ज अदा नहीं करते तो मैं समझता हूं कि वी आर नॉट फेयर टू आवर सेल्फ एंड टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। जहां स्पीकर, हम यहां पर यकीन मानिए कि मैं सद के दिल से कह रहा हूं और एंड आई एम सेइंग दिस probably on behalf of not only honorable members of the opposition, probably the spirit of this entire house, कि यहां पर हम आए हैं लोगों के दुखों के ऊपर मरहम रखने के लिए। हम आए हैं यहां पर पाकिस्तान को उसका खोया हुआ मुकाम दिलवाने के लिए। हम यहां पर आए हैं यहां पर एक किसान की बात करने के लिए, एक मजदूर की बात करने के लिए, एक तालिब इल्म की बात करने के लिए, एक यतीम और बेवा के दुखों को बांटने के लिए, बेरोजगारों की बात करने के लिए, किस तरह उनके लिए रोजगार के मौके तलाश कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, इन मामलात के लिए हम यहां पर आए हैं। आपको बताएं कि इस वक्त कौमी असम्बली में बजट सेशन का आगाज़ हो चुका है। सदारत करें स्पीकर असद कैसर और कौमी असम्बली में इजलास में बजट पर बहस के हवाले से आपको बताएं कि बहस स्टार्ट हो चुकी है और शहबाज शरीफ की जानिब से तकरीर की जा रही है कि हम यहाँ पर बात करेंगे, हमारी बात सुनी जाएगी, तो हम ट्रेजरी बेंचेस पे बैठे उनकी भी बात सुनेंगे। लेकिन बहरहाल जो हुआ जनाब स्पीकर, न सिर्फ पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में एक बहुत गलत पैगाम गया और हम यकीन मानिए वी बिकेम लाफिंग स्टॉक इन द आईज ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड
अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा। लिए चलेंगे आपको कौमी असम्बली की जानिब, जहां शहबाज शरीफ इज़हार ख्याल कर रहे हैं। सब शामिल हैं तब पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। एक सूबा कभी नहीं आगे बढ़ सकता पाकिस्तान को लेकर, बल्कि नफरतें पैदा होती हैं, जेलसी पैदा होती है। तो जनाब स्पीकर, मैं आपको अर्ज कर रहा था कि इसी तरीके से जनाब स्पीकर, इन 3 सालों में अगर आप अशराए खुर्दनोश की मजमूई इजाफे की अगर आप तहकीक करना चाहें तो वो 30% हो चुकी है, 30% इन 3 सालों में। बताएं फिर गरीब आदमी जिसकी तनख्वाह 18-15 हजार रुपए है, वो किधर जाएगा? कहां जाएगा? वो कहां पर किसके हाथ वो अपना लहू तलाश करेगा? किससे इंसाफ मांगेगा? जनाब स्पीकर, यह सूरत हाल बन चुकी है। मैं समझता हूं कि होश के नाखून हमें लेने चाहिए थे। 3 सालों में जिस तरीके से डील किया गया, 3 सालों में जिस तरीके से इश्यूज को हैंडल करना चाहिए था, मामलात को हैंडल करना चाहिए था, उसके बजाय पूरी की पूरी तवानाइयां ऑपोजिशन से एहतसाब के नाम पर इंतकाम लिया जाता रहा। बदतरीन इंतकाम, ये फैक्ट है। ये जो पहली जो 2 रोज हैं जनाब स्पीकर, आज यहां पर वो लोग बैठे हैं जो 6-6 महीने, साल-साल, 1.5 साल कैद काट के आए हैं, उस तरफ भी और इस तरफ भी। आज भी सैयद खुर्शीद शाह वो पाबंद सलासल हैं, उनका बेटा भी पाबंद सलासल है, ख्वाजा आसिफ भी पाबंद सलासल है। जनाब स्पीकर, कौन कहता है कि एहतसाब नहीं होना चाहिए? मगर उसके इंसाफ उसका बेंचमार्क है, फेयरनेस उसका बेंचमार्क है। मैं उस तरफ अभी आऊंगा क्योंकि वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट वो एस्पेक्ट है आज के बजट की स्पीच का। उसके बारे में मैं आपसे जरूर आपकी खिदमत में गोश गुजार करना चाहूंगा। जनाब स्पीकर, देखिए, कोविड आया और कोविड के ऊपर मैंने और पूरी ऑपोजिशन ने दिल खोलकर कहा कि ये कौमी एक इमरजेंसी है, कौमी मामला है। हम मिलकर इसमें अपनी जो कंट्रीब्यूशन है, जिस तरह भी हम करेंगे, ये पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम का मामला है, किसी एक फर्द का या किसी एक सूबे का मामला नहीं है। ये पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम का मामला है। हम अपनी हर चीज, हर तमाम अपने इख्तिलाफात हम दफन कर देंगे, कोविड के लिए सब अपनी जानें लड़ाएंगे। आपने थ्रू योर गुड ऑफिसर्स, आई वुड लाइक टू रिफ्रेश योर मेमोरी ऑनरेबल स्पीकर, कि आपने फिर एक कॉन्फ्रेंस आपने बुलवाई है। आपको याद है? आपको जी कॉन्फ्रेंस बुलवाई, उसमें मैं भी था इनवाइटेड, ऑनरेबल जनाब बिलावल साहब भी उसमें इनवाइटेड थे, मौलाना असद और सब इनवाइटेड थे। इमरान खान न्यायी साहब तशरीफ लाए, उसके बाद उन्होंने स्पीच की, उसके बाद मुझे आपने इनवाइट किया। तो मैंने देखा कि स्क्रीन पर इमरान न्याजी साहब मौजूद नहीं हैं। मैंने आपसे पूछा कि जनाब स्पीकर, वो प्राइम मिनिस्टर किधर हैं? तो आपने कहा कि उनको जरूरी काम पड़ गया है, वो चले गए। अब बताइए जनाब स्पीकर कि कोविड मुल्क में तबाही फैला रही हो और पूरा पाकिस्तान को इकट्ठा करना वजीर आजम का काम था, मगर हमने वॉलंटरीली हमने अपने आप को ऑफर किया कि कोई बात नहीं, ये कोई ऐसी बात नहीं कि हमें जनाब प्रोटोकॉल में पढ़ना है। हम सब ने यक जुबान होकर कहा कि हम इस मामले के ऊपर सब इकट्ठे हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर अपनी तकरीर करके चले गए कि उनको कोई अब कोविड से ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट एजेंडा था उस दिन या उसके कई महीनों बाद जनाब स्पीकर। लेकिन वो तशरीफ ले गए, चले गए वो। हालांकि उस वक्त मेरा ख्याल है कि कहते हैं कि हर आपको बताएं कि बजट सेशन जारी है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जानिब से ऐवान में इजहार ख्याल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस महंगाई में गरीब किसके हाथ पर अपना लहू तलाश करे, आज सूबों और वफाक में इतफाक नहीं है। शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ के दौर में सरकारी अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात थी,
और ये भी कहा गया उनकी जानिब से कि बदतरीन सूरत हाल देखकर हम वापस पुराने पाकिस्तान पर आते हैं। तो फिर ये जाने, इनका काम जाने, लेकिन उसके बावजूद भी हमने अपने तौर पर जो भी हमारी खदमात थी वो हम करते रहे। अब बताइए कि 1200 अरब रुपए का कोरोना का पैकेज आया। जनाब स्पीकर, मैं कोशिश करूंगा कि ऐसी बात ना करूं जिससे कि किसी की दिल आजारी हो, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि वो बात करूं जो रेलेवेंट है, और अगर नहीं करूंगा तो फिर मैं समझता हूं कि मैं इस हाउस को भी और खुदा को भी मैं जवाब दे हूं। मुझे बताइए कि 1200 अरब रुपए का कोरोना का पैकेज आया, इन्होंने अनाउंस किया, वो बदतरीन गफलत, नेग्लिजेंस, इनकॉम्पिटेंस के नजर हो गया। देखिए कि चीन ने हमें तोहफतन वैक्सीन दी जिसके हम पूरी कौम उनकी शुक्रगुजार है, और किसी मुल्क ने भी दी, हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। लेकिन क्या हमने सिर्फ तोहफों के ऊपर इक्तफा करना था? पूरी कौम जो है वो एक हैजानी कैफियत में थी, एक खौफ था कि न जाने ये कहां से ये कोविड की बला आ गई जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है। तो जनाब स्पीकर, उस वक्त तो फिर हमें हर चीज को एक तरफ करके हमें तमाम तवानाइयां, तमाम वसाइल इकट्ठे करके झोंक देनी चाहिए थी, ताकि हम इस कौम का आखिरी बच्चा, माँ, भाई, बुजुर्ग को कोरोना के खिलाफ जो उसकी वबा है उससे बचाने की पूरी तदबीर करें, कोशिश करें। लेकिन जनाब स्पीकर, ऐसा नहीं हुआ। मुझे बताएं कि पहला कोविड का हमला हुआ मार्च 2019 में, जब मैं आखिरी फ्लाइट लेके वहां से लंदन से पाकिस्तान आया। उसके बाद जो कुछ हुआ वो दिस इज नॉट अ टाइम टू थ्रो लाइट ऑन दैट। और अब तीसरा अटैक कोविड का वो हुआ है। इन बिटवीन जो आपको स्पेस मिली, वक्त मिला, इसके ऊपर आपने क्या किया? मासवाए के ऑपोजिशन को दीवार से लगाओ, मासवाए के अगर अपना चैनल कोई अपना बात करता है हुकूमत के खिलाफ उसको बंद कर दो, अगर कोई सहाफ़ी लिखता है हुकूमत के खिलाफ उसको बंद कर दो, और जो बोलता है उसको नायब नियाजी गठजोड़ जो है उसको पकड़ ले। जनाब स्पीकर, कोई भी होता तो वो तमाम चीज़ों को एक तरफ करके, तमाम तवानाइयाँ, तमाम वसाइल, पूरी कौम को मुज्तमे करके, और जिसे कहते हैं कि बेंट बैकवर्ड्स, और वो कोरोना की वैक्सीन के लिए अरबों रुपए झोंक देते, वो भी काफी ना थे। लेकिन मैं कहता हूं कि हमारे पास वसाइल की कोई कमी नहीं थी, एक चीज की कमी थी, द विल टू डू, द विल टू एक्ट, द विल टू इम्प्लीमेंट, उसकी कमी थी। वगरना ये खुदादाद मुल्क पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने हमें बहुत कुछ दिया है, बहुत वसाइल दिए हैं। करना हो तो फिर हर चीज मुमकिन है। अगर ये मुल्क तमाम दुनिया की सख्त तरीन पाबंदियों के बावजूद एक एटमी ताकत बन सकता है, तो खुदा की कसम पाकिस्तान हर चीज कर सकता है। बिल्कुल जनाब स्पीकर, और इसमें कोई दो राय नहीं कि एटमी सलाहियत की शुरुआत मरहूम जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने उसकी बुनियाद रखी, और मियां नवाज शरीफ को अल्लाह ताला ने ये दिया अपना कि उन्होंने हिंदुस्तान के 5 के मुकाबले में 6 एटमी धमाके करके पाकिस्तान की जोग्राफियाई सरहदों को हमेशा हमेशा के लिए जनाब स्पीकर उनको मजबूत किया और महफूज किया। और ये कोई किसी इंडिविजुअल की, जिस तरह मैं कोरोना की बात कर रहा हूं, इट वॉज नॉट द बेनिफिट ऑफ वन इंडिविजुअल, द एंटायर पाकिस्तान। वगरना आज दुश्मन हमारी तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। जनाब स्पीकर, मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूं कि आज हर पाकिस्तानी इन तीन सालों में जो हमारी जो पर कैपिटा जो हमारा जो कर्ज है, जिसको आप डेट कहते हैं, हर पाकिस्तानी पर कैपिटा जो उसका डेट है वो इस वक्त 2.25 लाख रुपए पे पहुंच चुका है।
हमारे जो आइंदा आने वाली नस्लें हैं जनाब स्पीकर, उनका भी आखिरी बाल मॉर्टगेज हो चुका है। क्या कोई कौम इस तरह जिंदा रह सकती है कि एक हाथ में एटमी ताकत हो और एक हाथ में अपना कशकोल हो? दिस इज नॉट सस्टेनेबल। ये इस तरह नहीं हो सकता। हमने इंशाअल्लाह एटमी ताकत बनकर रहना है, उसके लिए हमें वो हालात और वसाइल पैदा करने होंगे जनाब स्पीकर के बेगर्स कांट बी चूजर्स। जो एक हाथ फैलाने वाला वो तो फैसला कर ही नहीं सकता, वो तो हमेशा डिक्टेशन लेगा। अगर डिक्टेशन खत्म करनी है, अगर हमने अपने आप को पांव पे खड़ा करना है, तो उसके लिए वो कशकोल तोड़ना होगा, जो कि रातों रात नहीं टूट सकता, मैं मानता हूं, लेकिन उसके लिए वो शुरुआत तो करें। मगर हुआ क्या जनाब स्पीकर कि इन 3 सालों में कर्जों के हवाले से क्या कुछ हुआ, मैं अभी आपको अर्ज करता हूं। मगर हम पे ये इल्ज़ाम दिन रात लगता था कि जी इन्होंने बरामदात को, एक्सपोर्ट्स को इन्होंने नहीं बढ़ाया, बिल्कुल वो एब्सोल्युटली प्लेटो है, और इन्होंने फलां किया, डमकान किया। इन्होंने क्या किया? 2018 में जहां पर जनाब स्पीकर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के मुकम्मल होने पर जो लेवल था एक्सपोर्ट्स का, उसके बाद आज तक इन 3 सालों में रुपए की कदर डॉलर के मुकाबले में 35% गिर चुकी है। 35%। और मैं आपको सिर्फ, मैं किसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन को यहां पर नहीं लाना चाहता, सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि जब रुपए की कीमत 35% डॉलर के मुकाबले में गिरी, तो आपकी जो इंपोर्ट्स हैं वो उसी हिसाब से वो महंगी हो गई। उसका मतलब यह है कि फिर हर चीज महंगाई की तरफ गई, और फिर आपका जो कारोबार, ज़राअत, कारखाना, हर चीज उसकी मसनूआत महंगी हुई। बट लेट्स लीव दैट पॉइंट फॉर सम अदर टाइम टू डिबेट। अभी मैं खाली एक्सपोर्ट्स की बात कर रहा हूं कि 35% रुपए की कदर गिराने के बावजूद आज तक हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो 2018 के मुकाबले में नहीं बढ़ सकी। जनाब स्पीकर, कितनी बड़ी ये शूमी किस्मत है कि मुल्क को तो महंगाई के तूफान में इन्होंने बर्बाद कर दिया, लेकिन एक्सपोर्ट्स ये 3 साल में नहीं बढ़ा सके। इसी तरीके से जनाब स्पीकर, इन्होंने इन 3 सालों में 10,000 अरब रुपए से ज्यादा फिजिकल डेफिसिट किया है, यानी मालियाती खसारा 10,000 अरब रुपए से ज्यादा इन 3 सालों में। और जिस हुकूमत को दिन रात ये क्रिटिसाइज करते हैं और कीड़े निकालते हैं, नवाज शरीफ के 3 अदवार 1990-93, फिर 97 से लेकर 1999, और फिर 2013 से 18, इन 10 सालों में नवाज शरीफ के 3 अतवार का जो बजट खसारा है, जो फिजिकल डेफिसिट, वो एक तरफ, और इन 3 सालों का फिजिकल डेफिसिट उससे ज्यादा, कहीं ज्यादा है, कहीं ज्यादा है उससे। और फिर जनाब स्पीकर, हमें यह कहा जाए कि हम झूठ को सच कहें, तो यह हमारे लिए मुमकिन नहीं है। झूठ को झूठ कहा जाएगा और सच को सच कहा जाएगा। और जनाब स्पीकर, इन तमाम लग्जरीज को अडॉप्ट करने के बावजूद कर्जे ले लिए, फिजिकल डेफिसिट कर लिए, रुपए की कदर को कहीं का कहीं पहुंचा दिया। और आप जानते हैं उस जमाने में वुज़रा ने कहा था कि रुपया जो है वो डिवैल्यू होगा, और उससे जनाब वो जो फ्यूचर में बेटिंग करते हैं, सट्टाबाज उनको कहते हैं, उन्होंने दे हैड विंडफॉल कि रुपया जो है बहुत तेजी से गिरेगा, और उन्होंने जनाब सट्टाबाजी की। इससे कितना नुकसान पहुंचा, आई लीव दिस डिबेट फॉर सम अदर टाइम। फॉर द टाइम बिंग मैं ये कहना चाहता हूं कि जनाब स्पीकर, इन्होंने पाकिस्तान के लिए इन 3 सालों में किया क्या? कोई बड़ा नामवर अस्पताल बनाया, कोई यूनिवर्सिटी बनाई,
कोई टेक्निकल यूनिवर्सिटी बनाई, कोई जनाब LNG का इजाफी टर्मिनल लगाया, LNG को कोई जो क्या कहते हैं जी वो स्टॉक्स जिसको कहते हैं, क्या उसको कहते हैं शायद स्टोरेज बनाई इन्होंने। और हकीकत यह, मैं अभी आऊंगा जब पावर सेक्टर के ऊपर, तो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्टोरेज ऑफ LNG एंड अदर इंपॉर्टेंट रीजंस हमारी बिजली में जो लोड शेडिंग हुई है, मैं उसकी तरफ अभी आऊंगा। इन्होंने किया क्या इन 3 सालों में, मुझे बता दें। मासवाए तख्तियां लगाई इन्होंने, मासवाए इन्होंने फीते काटे। और मैं आपको अगर 1-2 मिसालें दूं तो आपको यकीनन बतौर स्पीकर आपको हंसी भी आएगी और आप हैरान भी होंगे कि किस तरह जाकर इन्होंने तख्तियां लगाई और फीते काटे उन मंसूबों के ऊपर जो कि नवाज शरीफ के दौर में मुकम्मल हो चुके, चल पड़े। मैं कहता हूं कि ये भी काम कर लेते, मगर इसके अलावा कौम को कुछ करके तो दिखाते कि भाई हम आए हैं नया पाकिस्तान बनाने। नया पाकिस्तान तो नहीं बना सके, थोड़ा बहुता हमने दाल दलिया हमने किया है। जनाब स्पीकर, इनका दामन किसी भी हर हवाले से इनका दामन अमल से खाली है। उसकी वजह क्या है कि अगर किसी को माल बनाने का शौक हो तो वो अमल कहां से करेगा। असल बात यह है जनाब स्पीकर, मैं ये कह रहा हूं कि दामन अमल से खाली है, वगरना ये बड़ी जरी कौम है। आप इसका हाथ लेके चलें तो आपसे 10 कदम आगे चलने वाली ये कौम है, खुदा के फजलो करम से। और फिर जनाब स्पीकर, लंगर खाने बनाए, मेहमान खाने बनाए आप जरूर। हालांकि ये काम दुनिया में, चाहे पाकिस्तान है या सऊदी अरब है या शुमाल है, जनूब है, वहां पर जो साहिब हैसियत फिलैंथ्रोपिस्ट जो होते हैं वो ये काम करते हैं कि वो गुरबा के लिए वो मेहमान खाने में बनाते हैं, उनके लिए दवाइयाँ भी देते हैं, उनके लिए लंगर खाने में चलाते हैं। और होना चाहिए। आपको पता है कि यूरोप में वो जो सूप सिस्टम का पूरा बहुत चर्चा है, आप अच्छी तरह जानते हैं। यहाँ पर भी पाकिस्तान में सूबों में बहुत अल्लाह ने जिनको वसाइल दिए वो ये काम करते हैं। हुकूमत भी हाथ बटाए, कोई इसमें दो राय नहीं, लेकिन हुकूमत का असल काम तो है पॉलिसी मेकिंग। हुकूमत का असल काम है कि जो लंगर खानों में जो गरीब लोग खाना खाने जाते हैं उनको पाँव पे खड़ा करें और वो खुद अपने पाँव पे खड़ा करें। The aim is not to raise army of beggars. The aim is to raise army of doers, nation builders. ये है लंगर खानों का, ये है अपना जनाब स्पीकर मेहमान खानों का जो कॉन्सेप्ट है। तो अगर आपने लंगर खाने बनाकर खाली हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहना है और ज़रात को आपने तबाह करना है, खुदा न खास्ता, जो कि मैं अभी उसकी तरफ आऊँगा, और आपने सनत साजी को तबाह करना है, आपने गुर्बत और बेरोज़गारी को आगे लेके जाना है, तो जनाब स्पीकर इस तरह कौमें नहीं बसती, इस तरह कौमें तकड़ी नहीं होती, इस तरह कौमें जो हैं वो खुशहाल नहीं होती। और यही वजह है कि आज 3 साल बाद ये जो चौथा बजट पेश हुआ है जनाब स्पीकर, आप देखते हैं कि हर तरफ हर आदमी, हर घराना पुकार कर कह रहा है कि मेरा घर, मेरी जेब खाली है, मैं कहाँ से अपने बच्चों का मैं पेट पालूं, कहाँ से दवाई लेके आऊं। जनाब स्पीकर, मैं आपको ये अर्ज करना चाहता हूं कि आज यहाँ पर वज़ीर ख़ज़ाना तशरीफ़ फरमा नहीं हैं। उन्होंने कहा, ये उनके, आई एम कोटिंग हिम, उन्होंने कहा कि उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान एक गंदम, कपास, गन्ना और दूसरी फसलें पैदा करने वाला एक बहुत कामयाब मुल्क है और रिकॉर्ड पैदावार हुई है, ये उन्होंने कहा। मगर दूसरे सांस पे उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान हैज बिकम अ नेट इंपोर्टर ऑफ फूड आइटम्स, यानी फूड डेफिसिट मुल्क बन गया है। कितना ये एक तल्ख तजाद है जनाब स्पीकर कि आप एक सांस में कहें कि पाकिस्तान जो है वो अपना रिकॉर्ड पैदावार हुई है, उसकी भी मैं आपको अभी मैं गुजारिश करूंगा, और दूसरी तरफ आप ये बताएं
कि जनाब वी हैव बिकम अ नेट इंपोर्टर। नाउ लेट्स टेक द फर्स्ट सिचुएशन कि रिकॉर्ड पैदावार हुई है, तो फिर मुझे बताएं कि रमज़ान शहर रमज़ान में 1 किलो आटा और 1 किलो चीनी खरीदने के लिए रोज़े के साथ हमारी कौम की माएँ, बहनें, बेटियां, बुजुर्ग लंबी लंबी कतारों में लगी थी। चिलचिलाती धूप में सिर्फ 1 किलो और आटा चीनी खरीदने के लिए और सिर्फ 20 रुपए बचाने के लिए। कभी आपने ऐसी सूरत हाल देखती आंख ने आज तक इस तरह का दिल हिला देने वाला मंजर नहीं देखा जनाब स्पीकर, आज तक नहीं देखा। और ये अभी हुआ है 2 महीने पहले। मुझे बताएं कि कहां गए इनके दावे। और फिर अगर ये बम्पर क्रॉप हुई हैं तो फिर आटा 35 रुपए से 85 रुपए पे कहां किस तरह पहुंच गया। बम्पर क्रॉप हुई जनाब स्पीकर, तो फिर चीनी जो कि हमारे दौर में 52 रुपए से ऊपर नहीं गई 1 पैसा भी, वो 100 रुपए से ऊपर किस तरह चली गई। ये कौम को इनको बताना होगा किस तरह चली गई। मैं समझता हूं कि ये है वो चुपते हुए सवाल जो आज कौम सच और हक के पराये में सुनना चाहती है, जानना चाहती है। जनाब स्पीकर, I cannot resist explaining this episode even at the cost of reputation, because इसने इन 3 सालों में मेरे नजदीक, चाहे वो कोविड हो उसका मुकाबला करना हो, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो गुर्बत हो, चाहे वो करप्शन हो, इस एपिसोड ये आई थिंक दिस इज प्रॉब्ली द मदर ऑफ ऑल एपिसोड्स कि 11 लाख टन चीनी इस हुकूमत में वजीर आजम की सैंक्शन से एक्सपोर्ट की जाती है। जनाब स्पीकर, ये दिल गुदाज वाक़या है। ये मैं आपसे बड़े ही अदब से गुजारिश करूंगा, इसको अगर आप जरा एब्जॉर्ब करेंगे तो मैं आपका बहुत मशकूर होऊंगा, बिकॉज इट्स नॉट रिलेटेड टू दिस हाउस, इट परटेन्स टू एवरी पाकिस्तानी लिविंग इन द 4 नूक एंड कॉर्नर ऑफ पाकिस्तान कि 11 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट की इजाजत वजीर आजम इमरान खान नियाजी देते हैं और साथ उसके जनाब स्पीकर सब्सिडी भी दी जाती है। सब्सिडी अरबों रुपए की, अरबों रुपए की सब्सिडी दी जाती है एक्सपोर्ट के लिए कि जी एक्सपोर्ट हो रही है शुगर और फॉरेन एक्सचेंज हमने कमाना है, इसलिए जनाब हम सब्सिडी दे रहे हैं। और उसके साथ इंटेंडम जनाब स्पीकर, इंटेंडम रुपया जो है अपनी कदर बड़ी तेजी से खो रहा है या उसको खोने दिया जा रहा है और 140 या 150 रुपए अपना रुपए की कीमत हो जाती है वज़ावी डॉलर। अब वो जो एक तरफ आप सब्सिडी दे रहे हैं अरबों रुपए की और दूसरी तरफ जो विंडफॉल बिकॉज ऑफ this devaluation, very steep devaluation, unprecedented in the history of Pakistan in this short span of time, तो वो तो बुरंजा था एक्सपोर्टर्स का, उनकी जेबों में गया, सब्सिडी भी गई और वो जो रुपए, क्योंकि जब $1 जब एक्सपोर्ट कर रहे थे अगर वहां पर 110 रुपए या 5 रुपए था, जब एक्सपोर्ट करते करते रुपए 140 पे पहुंच गया तो वो किसको गया? वो जो एक्सपोर्टर, उसकी जेब में गया। किसी ने पूछा कुछ, हाँ जी शोर बड़ा मचा, हम छोड़ेंगे नहीं, फलां नहीं करेंगे। आज तक जनाब स्पीकर किसी को इस मामले में कटहरे में नहीं खड़ा किया गया। फिर बात जनाब स्पीकर यहां खत्म नहीं होती। दिस इज इवन द वर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी, और वो ये है उसके बाद जनाब स्पीकर चीनी और गंदम फिर एक इंपोर्ट करनी शुरू कर दी। अंदाजा कीजिए आप, पहले एक्सपोर्ट की, उसके बाद फिर इंपोर्ट करनी शुरू कर दी जनाब स्पीकर, और उसके ऊपर इस मुल्क का जो स्केर्स ज़र मुबादला है अरबों रुपए का, उसको खर्च किया गया। मैं ये नहीं कहता कि वो तबाह हो गया, उसको खर्च किया गया, ज़ाया हुआ। फिर वही चीनी और वही
गंदम एक्सपोर्ट की गई, इंपोर्ट की गई। कोई जवाब था इसका? कोई मंतक थी इसका? कोई जस्टिफाइबल रीजन था? जनाब स्पीकर, मैं समझता हूं कि ये है वो मदर ऑफ ऑल काइंड ऑफ स्कैम जिसने इस मुल्क के अंदर कोविड के खिलाफ जो हमने वैक्सीन लानी थी वो ना ला सके। ये पैसा अरबों, इट्स द रफ एस्टिमेट जी प्लीज। तो जनाब स्पीकर, तो ये अरबों रुपए जो जाया हो गए ना, कार्टल्स की जेबों में चले गए। अगर ये पैसा अवेलेबल होता तो वैक्सीन दिन रात मंगवाई जाती, कोरोना की वबा को कंट्रोल करने के लिए खुद वज़ीर आज़म अपनी टीम के साथ करिए जाते, पूरे पाकिस्तान में जाते, वज़राए आला को साथ मिलाते, अपने एक्सपर्ट्स को लेके जाते और खुद घर घर जब तक वैक्सीन ना लग जाती, जिस तरह के बाज़ ममालिक ने करके दिखाया है, चैन से ना बैठते। मैं यहाँ पर कतन किसी किस्म की खुद नुमाई नहीं करना चाहता कि किस तरह नवाज शरीफ की लीडरशिप में हमने डेंगू को कंट्रोल किया था। अल्लाह ताला के फज़ल व करम से सिर्फ एक ही बात करना चाहता हूं कि नवाज शरीफ की लीडरशिप में डेंगू को मैं नहीं जानता था कि डेंगू किस बला का नाम है। डॉक्टर्स नहीं जानते थे, नर्सेज नहीं जानती थी, एक्सपर्ट्स नहीं जानते थे। उनको किताबों में पढ़ा होगा लेकिन वास्ता नहीं पढ़ा था। और फिर वो श्रीलंका से जब डॉक्टर्स आए और फिर दिन रात काम शुरू किया, एक टीम की तरह एक ही सफ में खड़े हो गए। यूं महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, सब जुट गए उसमें। और जनाब स्पीकर, मैं आपको बिला खौफ तरदीद करना चाहता हूं कि श्रीलंकन डॉक्टर्स ने मुझे, डॉक्टर फर्नांडिस, आज भी उनका नाम मुझे याद है, उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ, हमने लाहौर देखा, ये तारीख की सबसे बड़ी वबा ने, शहबाज शरीफ, आज हमने 3-4 दिन लाहौर को देखा है, ये तारीख की सबसे बड़ी वबा ने अटैक किया है, डेंगू की। वो डेंगू कहते हैं, हम डेंगू कहते हैं। तो खुदा न खास्ता 25,000 अमवात हो सकती हैं। उस रात जनाब स्पीकर, विदाउट एनी एग्जैजरेशन, मुझे नींद नहीं आई और मैंने कहा कि अगर 25,000 खुदा न खास्ता 2,500 भी लोग अल्लाह को प्यारे हो गए तो लाहौर की तो हर गली से जनाजे निकलेंगे, तो मैं कहाँ जाऊँगा। मगर फजर की नमाज पढ़ी, अल्लाह ने हिम्मत दी, रेस्ट इज हिस्ट्री। उस साल इंक्लूडिंग कोमॉर्बिडिटीज 200 से ज़्यादा अमवात हुई और उससे अगले साल जनाब स्पीकर, अल्लाह के फजल से एक मौत डेंगू की वजह से नहीं हुई। बिल्कुल उसकी वजह क्या है? कोई ना नूरी है ना नारी है। इट्स ओनली ए क्वेश्चन ऑफ विल एंड द विल टू डू, एंड दैट्स इट। तो मैं आपको अर्ज कर रहा था जनाब स्पीकर कि इसी हवाले से ये बम्पर क्रॉप की जो बात की है ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने, मैं आपको बताता हूं कि 2016-17 में पीएमएलएन के दौर में हमारी अल्लाह ताला के फजल करम से रिकॉर्ड कपास हुई 1 करोड़ 10 लाख गांठें।